हेलो गाइज, एफएम गोल्ड चैनल में आपका स्वागत है। गाइज, हम आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास। और इतिहास लेकर आए हैं, इतिहास लाने का उद्देश्य ये है कि हमारे जो भी बच्चे हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, उन्हें एक अच्छा इतिहास से संबंधित कंटेंट मिल जाए। हम जो हैं, जो भी वनडे एग्ज़ाम जितने भी हैं, उनसे संबंधित हमारे वीडियो में फैक्ट मिलेंगे। ये जो क्लास है पीसीएस, आरओ, एआरओ, ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। और ज़्यादा बातें ना करते हुए हम जो है इतिहास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेस बताएंगे, आपको इतिहास का आधार बताएंगे। तो करते हैं, आइए मेरे साथ। दोस्तों, इतिहास पढ़ेंगे आज हम। क्या पढ़ेंगे? इतिहास। सही है। इतिहास, इसे इंग्लिश में कहते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री ये पढ़ेंगे आज। ठीक। अब बात यह है कि इतिहास ये होता क्या है। सबसे पहले बात ये उठती है कि इतिहास है क्या चीज़। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये दो शब्दों से बना है। एक तो इति और एक हास। इति का मतलब होता है गुजरा हुआ। क्या होता है? गुजरा हुआ। इति का मतलब गुजरा हुआ। हास का मतलब होता है समय, पीरियड, काल। ठीक है। गुजरे हुए समय को, सीधी सी बात है, गुजरे हुए समय को हम इतिहास की दृष्टिकोण से देखते हैं, यानी इतिहास समझते हैं उसे। किसी का भी इतिहास हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण जो है इतिहास उसे माना जाता है जिसका कुछ साक्ष्य हो, एविडेंस हो। किसी का भी हो सकता है भाई। ऐसे तो इतिहास मानो आपका हो सकता है कि कल आपने क्या किया, आपका गुजरा हुआ समय है ना, कल, उससे पहले 1 साल पहले, 10 साल पहले आपने क्या किया, या जो भी आपकी लाइफ में घटना घटी आपसे संबंधित, वो आपका इतिहास है। अब कुछ साक्ष्य हैं तो वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब हम इतिहास को कई परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। जैसे इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो वो भारत का इतिहास होगा। जैसे हमारे इस समय जो देश में शासन है किसका है, इससे पहले किसका था, कौन कौन सी योजना आई, कौन कौन से कानूनों में बदलाव हुए, कब देश आज़ाद हुआ उससे पहले, फिर उससे पहले अंग्रेज़ों ने कैसे हमें सत्ता हस्तांतरित की हमारे हाथों में, अंग्रेज कैसे गए, क्या क्या हमें योजनाएं बनानी पड़ी, क्या क्या हमें लड़ाई लड़नी पड़ी। तो ये हम ऐसा मान लीजिए भारत के परिप्रेक्ष्य में, यानी भारत का इतिहास है। भारत जो आज है यहाँ तक कैसे पहुँचा है, तो ये भारत के परिप्रेक्ष्य में हो गया। अब बात ये है, इसी के साथ में बता दूं, इतिहास का जो सबसे पहले, जो इतिहास शब्द की जो सबसे पहले लिखा है या उत्पत्ति की है, वो एक यूनान के एक व्यक्ति हैं। ये इतिहासकार भी हैं, भूगोलवेत्ता भी हैं। इतिहासकार और भूगोलवेत्ता, जिनका नाम क्या है? हेरोडोटस। हेरोडोटस या डोट्स भी कहते हैं, हेरोडोट्स। ध्यान रहे, इतिहास शब्द का पहली बार प्रयोग जिनने किया वो यूनान के एक इतिहासकार भूगोलवेत्ता थे, जिनका नाम था हेरोडोट्स। हेरोडोट्स ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिका। क्या था? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में हिस्ट्री शब्द पहली बार, यानी इस पुस्तक में, ये क्या है? ये पुस्तक है। क्या है? पुस्तक है। इस पुस्तक में पहली बार, प्रथम बार हिस्ट्री का प्रयोग, हिस्ट्री शब्द का प्रयोग इन्होंने किया। यानी कह सकते हैं इनसे पहले किसी ने क्रमबद्ध व व्यवस्थित तरीके से इतिहास
किसी ने नहीं लिखा। इनके बाद में ऐसा और भी इनका जो निभाया है रोल, ऐसा मान लीजिए, रोल मान लीजिए। वैसे सबसे पहले इन्हें यही व्यक्ति हैं जिन्होंने इतिहास को एक क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से लिखना या संजोना बताया। तो ये तो रहा, इसी से ही देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अब ये जो है इन्होंने ये पहली बार किया है, इसलिए इन्हें इतिहास का जनक भी कहते हैं। हेरोडोट्स को क्या कहते हैं? हेरोडोट्स को इतिहास का, ध्यान रहे, इतिहास का जनक, का जनक। तो आप बताइए इतिहास का जनक कौन है? इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोट्स। ठीक, ये क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में। अब बात यह है, ये इतिहास जो है ये समझ में आई आपके? एक बार पुनः रिवाइज कर रहा हूँ। इतिहास जो है क्या है? सबसे पहले एक चीज़ और समझिए अभी, इतिहास क्या है? अतीत के प्रमाणिक, देखिए इसकी एक तरह से परिभाषा बन जाएगी। क्या परिभाषा बनेगी? प्रमाणिक। मैंने आपको बताया कि साक्ष्य, महत्वपूर्ण इतिहास वह होता है जिसके अपने खुद एविडेंस हो। तो देखिए एविडेंस के आधार, प्रमाणिक साक्ष्यों के आधार पर, प्रमाणिक साक्ष्यों के आधार पर, आधार पर अतीत के घटनाक्रमों का अध्ययन जो है वो क्या है? इतिहास है। वो क्या है? इतिहास है। मुझे उम्मीद है आपके समझ में आई होगी। मुझे उम्मीद है आपके समझ में आई होगी। तो ये इतिहास जो है, दो शब्द कहीं कहीं देखिए, कहीं मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इति है प्लस आस, इस तरह से कोई शाब्दिक अर्थ बताते हैं कुछ लोग, आप घबराएं नहीं। इतिहास मुख्यतः जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, इति और हास। ये संस्कृत, इति जो है संस्कृत शब्द है, हास संस्कृत शब्द है। इति का मतलब होता है गुजरा हुआ, बीता हुआ। हास का मतलब होता है समय, जो समय गुजर गया है वो इतिहास है। लेकिन क्या है, महत्वपूर्ण इतिहास उसे मानते हैं जिसका कुछ अपना कुछ साक्ष्य हो, एविडेंस हो। तो ये तो रही इतिहास का शाब्दिक अर्थ। अब बात ये आती है कि इतिहास, नाम इतिहास कैसे पड़ा? तो वो ऐसे पड़ा कि एक व्यक्ति थे यूनान के, जिनका नाम था, जो इतिहासकार थे और भूगोलवेत्ता थे, उनका नाम था हेरोडोट्स। इन्होंने क्या करा, अपनी पुस्तक लिखी, यानी उस समय की घटनाक्रम पुस्तक में लिखी है, और पहली बार हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया। और हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया, यहीं से इनका जो है हिस्ट्री, इस अध्ययन को हिस्ट्री कहने लगे। इसी आधार पर पहली बार शब्द हिस्ट्री का प्रयोग किया, इसलिए इसी आधार पर इन्हें हेरोडोट्स को इतिहास का जनक कहते हैं। मुझे उम्मीद है समझ में आई होगी आपके। कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इतिहास का जनक कौन है? इतिहास का जनक है हेरोडोट्स। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। अब बात ये आ रही है, अब पढ़ते हैं आगे। भाई इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए? बात ये भी है ना एक, कि इतिहास में क्यों पढ़ना चाहिए, या इतिहास का महत्व बताइए। इतिहास का महत्व, इतिहास का क्या महत्व है? इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए? फ्रेंड आइए, नंबर 1, अपने जो अतीत है उसको जानने के लिए पढ़ना चाहिए भैया। अतीत को जानने के लिए पढ़ना चाहिए, पहली बात। और फिर अतीत जान लेंगे तो क्या होगा? नंबर 2, अतीत को जान जाएंगे तो हम क्या होगा, आगे अपनी लाइफ में कोई गलती नहीं करेंगे उस जैसी। तो पहली बात, वर्तमान को संभालने के लिए, वर्तमान को संभालने के लिए, वर्तमान भाई तभी तो समझ लेगा जब हम पीछे की चीज़, हमें गलतियां पता हो या अच्छी चीज़ पता हो। फिर तीसरी बात,
वर्तमान संभलेगा तो भविष्य भी इससे क्या होगा, संभल जाएगा, इससे भविष्य भी संभल जाएगा। भविष्य को संभालने के लिए, भविष्य को संभालने के लिए और कल्चर यानी संस्कृति और जो हमारी क्रियाएं हैं उन्हें जानने के लिए, संस्कृतियों को जानने के लिए, संस्कृति और परंपरा को जानने के लिए, परंपरा को जानने के लिए, सही है। और जब हम इतिहास से हम कुछ सीखेंगे कि हमने क्या गलती करी है, क्या अच्छा किया है, तो हम निर्णय भी अच्छा दे पाएंगे आगे। निर्णय को बेहतर करने के लिए, बेहतर करने के लिए और राष्ट्रीय गौरव की अनुभूति लाने के लिए, मतलब अपने अंदर राष्ट्र के प्रति, अगर ये हम राष्ट्र का इतिहास जानने हैं तो हमारे अंदर क्या आएगी उससे, अगर अच्छा हुआ है तो एक गौरव की प्राप्ति होगी। राष्ट्रीय गौरव की अनुभूति के लिए। तो फ्रेंड्स, हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, इतिहास का महत्व क्या है, क्यों जरूरी है? तो भाई देखिए, इतिहास से हमें बीते हुए कल की बातें पता चलती हैं। अगर कोई बात हमसे गलत हुई है तो हम उस पर क्या करते हैं, सुधार करने की, आगे भविष्य में ऐसी गलती ना हो तो उस पर हम सुधार कर सकते हैं। अगर अच्छी की है तो हम उससे, हमें मोटिवेशनल मिलता है, मोटिवेशन हो जाते हैं हम। तो अतीत को जानने के लिए हमें इतिहास पढ़ना चाहिए और वर्तमान को संभालने के लिए हमें इतिहास पढ़ना चाहिए। और वर्तमान सही होगा तो भविष्य भी अपने आप सही होने लगेगा। तो भविष्य को संभालने के लिए भी हमें इतिहास पढ़ना चाहिए। संस्कृति और परंपरा को जानने के लिए भी इतिहास पढ़ना चाहिए। निर्णय को बेहतर करने के लिए भी हमें क्या करना चाहिए, इतिहास पढ़ना चाहिए। राष्ट्रीय गौरव की अनुभूति के लिए भी हमें इतिहास पढ़ना चाहिए। ये रहा इतिहास की महत्व, इतिहास का महत्व। इतिहास इसलिए ज़रूरी है, मुझे उम्मीद है आपके समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है समझ में आई होगी। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस, ठीक है। उन्हें क्यों माना गया इतिहास का जनक? वो इसलिए क्योंकि इतिहास यानी हिस्ट्री शब्द का प्रयोग पहली बार हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया है, इसलिए इन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है, ठीक है। अब दोस्तों आइए इधर चलते हैं। अपनी इतिहास जो है भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है अपने को। किसके परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है? भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो भारत के यानी तो ये भारत का इतिहास हो जाएगा, भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है तो हमें कब से कब तक एक टाइमलाइन होगी। टाइमलाइन में देखिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है तो हमें पढ़ना है जब से, ध्यान रहे, भारत में इतिहास हम जो पढ़ रहे हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम भारत का परिचय जान लेते हैं। थोड़ा सा परिचय ये है भारत का, क्या है परिचय, ध्यान दें। भारत का परिचय क्या है? भारत के 5 नाम हैं। क्या नाम है? नाम कितने हैं? 5, ये याद होने चाहिए। कौन कौन से हैं? नंबर 1 आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। नंबर 2 ब्रह्मावर्त, ब्रह्मावर्त। नंबर 3 इंडिया। नंबर 4 भारत। नंबर 5 हिंदुस्तान।
तो मुझे उम्मीद है दोस्तों समझ में आई होगी आपके भारत के क्या नाम है, 5 नाम है। आर्यवर्त, ब्रह्मावर्त, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। अब बात ये आती है कि ये नाम कैसे आए। देखिए अपने संविधान में भारत का जो जिक्र है सिर्फ 2 नाम का जिक्र है इनका, इंडिया का और भारत का। हमारे संविधान में इंडिया और भारत का ही जिक्र है। हम इन्हीं 2 नामों को प्रीफर करते हैं, लेकिन हमारा एक इतिहास में ये भी नाम रहे हैं। आपने सुना होगा कि आज भी कहते हैं कि हिंदुस्तान में ये है कि वो है, हिंदुस्तान नाम आज भी लेते हैं। तो आपको मैं बता दूं ये नाम किस तरह पड़े। आर्यवर्त का मतलब होता है वह क्षेत्र जहाँ पर आर्य रहते हों। तो हुआ क्या है आपको मैं बता दूं कि विद्वानों के अनुसार ये बताया जाता है कि भारत में आर्य लोग आए, यहाँ पर रहने लगे, इसलिए आर्य इस क्षेत्र को आर्यवर्त कहा जाने लगा, पहली बात। दूसरा बात, ब्रह्मावर्त। ब्रह्मावर्त जो है ऐसे क्षेत्र को बोलते हैं अपने यहाँ पे। क्या हुआ, यहाँ पर ज्ञानी लोग थे, यानी वेदों का या किसी और का उच्चारण अच्छी तरह से करते थे, एक अच्छी नॉलेज रखते थे, तो उन्हें जो कहते थे साहब ब्रह्मी है ये तो ब्रह्म आवर्त उस क्षेत्र को बोलते थे, ब्रह्मावर्त साहब ये एरिया। इंडिया, इंडिया क्या हुआ, अंग्रेज हुए, अंग्रेजी है मुख्यतः, यूनानी अंग्रेज, ये लोग क्या कर रहे हैं, यूनानी और अंग्रेज इंडिया वालों को गिरी हुई दृष्टि से देखते थे, और उन्हें उसी दृष्टिकोण से इन्होंने उस क्षेत्र को, जो कि इस यानी हमारा जो क्षेत्र है इसको इंडिया कहा। उन्होंने किस उद्देश्य से किया, वो इसलिए क्योंकि ये गंवार है, उनका एक देश है, ये इंडिया है। तो मतलब इंडिया जो किसने दिया नाम, यूनानी और अंग्रेजों ने दिए, ठीक है। अब भारत जो नाम है, भारत जो है वैदिक काल में एक कबीला हुआ करता था, जनी, कबीला को जनवी कहते हैं। वैदिक काल में एक कबीला होता था जिसका नाम था भरत। ध्यान दो, वैदिक काल में एक कबीला था या जन था जिसका नाम था क्या, भरत। इन भरत के नाम पर ही हमारे इस भू क्षेत्र का नाम भारत पड़ गया, ठीक है। हिंदुस्तान नाम किसने दिया, हमारे यहाँ पर अरबी, ईरानी यानी पर्शियन जो लोग हैं यहाँ पे व्यापार करने आते थे। तो इस जो सिंधु नदी जो है आज के पाकिस्तान में है, समझ रहे हैं। तो पाकिस्तान के यानी ये लोग जो हैं अरबी और ईरानी, ये लोग जो हैं से को है करके बोलते थे। तो सिंधु के पार वाले एरिया, ये सिंधु है तो सिंधु के पार वाले बोलते थे हिंदुस्तान, हिंदुओं का देश। सिंधु मतलब सिंधु से हिंदू निकला है, तो से को है करके बोलते थे। इन्होंने कह सकते हैं कि हिंदुस्तान जो नाम दिया है वो किसने दिया है, हिंदुस्तान नाम किसने दिया है, अरबी लोगों ने और ईरानी लोगों ने। तो मुझे लग रही है, उम्मीद है समझ में आई होगी। दोबारा बताऊं, इतिहास जो है भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखना है तो इसका परिचय जान लेते हैं। परिचय ये है कि इसके 5 नाम थे, आर्यवर्त, ब्रह्मवर्त, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। वैदिक काल में एक कबीला हुआ करता था जिसका नाम था भरत, उसके नाम पर भारत, अपना देश का नाम भारत पड़ा। हिंदुस्तान जो है अरबी ईरानी लोगों ने नाम दिया, ठीक है। तो ये तो रहा हमारे परिचय, भारत का परिचय। तो हमने देखिए इतिहास का मतलब हमने जाना कि अतीत का ये घटनाक्रम है। अब जानते हैं हम भारत के परिप्रेक्ष्य में, ध्यान रहे भारत के परिप्रेक्ष्य में इतिहास का वर्गीकरण। इतिहास का यहाँ लिख दे रहा हूँ अलग से, भारत के परिप्रेक्ष्य में इतिहास का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री हम पढ़ेंगे। देखिए इसके 2 आधार हैं, वैसे आधार तो बहुत हैं लेकिन मुख्यतः 2 आधार हैं। एक तो है हमारा जो आधार है वर्गीकरण का, एक तो है अध्ययन की दृष्टि से, दोनों बता देता हूं मैं। अध्ययन की दृष्टि से
जो हमें पढ़ना है इसी में बताऊंगा मैं। टाइम लाइन है हमारे भारत के इतिहास की। अध्ययन की दृष्टि से इतिहास का वर्गीकरण। अध्ययन की दृष्टि से इतिहास का वर्गीकरण देखिए। अध्ययन की दृष्टि से इतिहास का वर्गीकरण, इसमें क्या है, इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा है। जिसे एक तो बोलते हैं हम प्राचीन इतिहास, एक को क्या बोलते हैं, प्राचीन इतिहास, मतलब सबसे प्रारंभिक इतिहास है ये, इतिहास का सबसे प्री स्टेज है ये भारत की। दूसरा मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। नंबर 3 आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। मुख्यतः ये 3 रूप, यानी अध्ययन की दृष्टि से इतिहास का जो वर्गीकरण किया है भारत के परिप्रेक्ष्य में, वो तीन वर्ग में बांटा है, 3 तरह का होता है इतिहास भारत के परिप्रेक्ष्य में। प्राचीन इतिहास, ये सबसे पहली स्टेज है इतिहास की अपने भारत की। दूसरा मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक भारत। इसे जान लेते हैं प्राचीन इतिहास। हमें ये भी यही पढ़ना है, ऐसा मान लो ये टॉपिक है। प्राचीन इतिहास जो होता है शुरू, वो होता है 5 लाख, जब से मानव अस्तित्व में है। 5 लाख BC से टाइम पीरियड है, BC से 710 ईस्वी तक, यहाँ तक ये टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड पर आप ज़्यादा गौर ना करना, क्योंकि ये जो है अलग अलग तरह की होती है। इनमें थोड़ा संदेह रहता है, ये ना तो इन्हें पूछता है एग्जामिनर, ठीक है, इन पर ज़्यादा गौर ना करना। बस ये एक अध्ययन की दृष्टि के लिए आप इस तरह से टाइमलाइन बना लें। मध्यकालीन का इतिहास, ये 710 के बाद 711 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। और आधुनिक भारत का इतिहास, ये 1708 से 1947 तक ईस्वी तक। फिर बाद में एक देखिए, एक आगे है, यानी 1947 से, यानी स्वतंत्रता के बाद का इतिहास। इसे बोलेंगे हम समकालीन भारत का इतिहास। समकालीन भारत का इतिहास, भारत का इतिहास, या समकालीन भारत का इतिहास, या स्वतंत्रता के बाद का इतिहास। स्वतंत्रता के बाद का इतिहास, यानी इसका टाइमलाइन क्या होगी, 1947 ईस्वी से आज तक। मुझे उम्मीद है समझ में आई होगी आपके। प्राचीन इतिहास में हमें 5 लाख BC से 710 ईस्वी तक, ये जो टाइम पीरियड के बीच में जो इतिहास है भारत का, वो है प्राचीन इतिहास। 711 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक जो इतिहास है, वो है मध्यकालीन भारत का इतिहास। 1708 से 1947 तक जो इतिहास है, वो है आधुनिक भारत का इतिहास। 1947 के बाद, यानी जब देश आज़ाद हो जाता है, उसके बाद आज तक जो भारत है, वो स्वतंत्रता के बाद का इतिहास है, यानी समकालीन भारत का इतिहास है वो। प्राचीन इतिहास में कहाँ से कहाँ तक आते हैं, देखिए। नंबर 1, इसमें क्या आता है, पाषाण युग आता है, पाषाण काल आता है। जब ऐसा समय जब मानव जो है खानाबदोश जिंदगी जीता था, पत्थरों का उपयोग करता था औजार के स्थान पर, मतलब औजारों के रूप में, पाषाण काल है, पाषाण काल इसमें ही आएगा। दूसरी ताम्र पाषाण काल, यानी ऐसा काल जिसमें तांबे धातु का और पत्थरों का यूज किया जाता था औजारों के स्थान पर, ताम्र पाषाण काल। ये जो है प्राचीन भारत में, अभी सुनिए, ये 3 जो हैं प्राचीन भारत, पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। तीसरा आ जाएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता,
देखिए कहाँ तक, 710 ईस्वी तक, ईस्वी है। सिंधु घाटी सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। चौथा है वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे हम। वैदिक सभ्यता के बाद धार्मिक जो आंदोलन हुए हैं इस दौरान, धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे, इसी में आएगा, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म आएंगे। धार्मिक आंदोलन इसी में आते हैं। देख रहे हैं आप। और धार्मिक आंदोलन के बाद महाजनपद काल, महाजनपद काल, महाजनपद काल के बाद मौर्य काल, मौर्य काल पूरा, ठीक है, मौर्य काल, और मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल भी इसी में आएगा। आठवां आएगा गुप्त काल। ये दोनों आएंगे, यहाँ पे टाइम पीरियड दोनों हैं, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, ठीक है। ये टाइम पीरियड 1700, ये जो है 710 ईस्वी तक पूरा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़े छोटे छोटे राजा होंगे, ठीक है। इसके बाद यह देखिए मध्यकालीन भारत में अरबों का आक्रमण, अरबों का आक्रमण, या अरबों का आक्रमण करिए या आगमन मत करो, अरबों का आक्रमण। फिर दूसरे यहाँ पर सल्तनत काल स्टार्ट हो जाएगा, सल्तनत, सल्तनत, सल्तनत काल हो जाएगा इसमें, जिसमें गुलाम वंश, ठीक है, ये सब ये वंश आएंगे। फिर उसके बाद हमें मुग़ल वंश पढ़ना है, मुग़ल काल मान लो, इसे मुग़ल काल बोलेंगे। चौथे में, इसमें मुग़ल काल में बस इतना ही पढ़ना है। यहाँ मुग़ल काल में होता ये, औरंगजेब 1707 में ख़त्म हो जाता है, फिर उसके बाद एक नया पीरियड स्टार्ट होता है, परिवर्तन होता है एक तरह से, इस युग का एक परिवर्तन होता है। अब आधुनिक भारत देख लेते हैं। इसमें हम मुग़लों का पतन पढ़ेंगे पहले, मुग़लों का पतन, और यूरोपियों का आगमन, यूरोपियों का आगमन, और यूरोपीय यानी जो कंपनी है, कंपनी का शासन की स्थापना, कंपनी के शासन की स्थापना, कंपनी के शासन की स्थापना, कंपनी के शासन की स्थापना के बाद हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। साथ में ही हम पढ़ेंगे गवर्नर जनरल वायसराय, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल और वायसराय, और आंदोलन पढ़ेंगे हम, आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है, आंदोलन सामाजिक हुए, धार्मिक हुए, स्वतंत्रता हुए, सब आंदोलन यहाँ कवर करेंगे हम। तो ये टाइम में 1947 तक हमें यहाँ पर कवर करना है, 1947 तक हमें कवर करना है। फिर ये बात की चीज़ है, 1947 के बाद सरकार किसकी बनती है, कांग्रेस जब सत्ता अंतरिक्ष, पहले तो अंतरिम सरकार का गठन होता है, फिर जो है नया एक चुनाव होता है, तब एक नई सरकार बनती है। ऐसी धीरे धीरे सरकारें आती हैं, और आज जो है आप देख रहे हैं कि सन 2024 है, तो आज नई सरकार है, तो यहाँ तक पढ़ना होगा। फिलहाल जो है हम यहाँ तक 1947 तक कवर करेंगे। मुझे उम्मीद है समझ में आई होगी। दोबारा एक बार देख लेते हैं। हम इतिहास को भारत के परिप्रेक्ष्य में समझ रहे हैं। इतिहास के वर्गीकरण के कई आधार हैं। एक तो अध्ययन की दृष्टि से हम कर रहे हैं, तो इतिहास जो होता है 3 रूपों में मुख्यतः मिलता है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन कालीन इतिहास 5 लाख BC से 710 ईस्वी तक का होता है। उसमें कौन कौन से टाइम वो आते हैं, मतलब सभ्यताएं आती हैं, या पाषाण काल है, ताम्र पाषाण काल है, सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, धार्मिक आंदोलन है, महाजनपद काल है, मौर्य काल है, गुप्त काल है। ये सब जो हैं किस में आएंगे? प्राचीन इतिहास में आएंगे। मध्य भारत का इतिहास में 700, ये टाइम पीरियड है 711 से 1707 ईस्वी तक।
इसमें अरबों का आक्रमण, सल्तनत काल, मुगल काल, भक्ति काल भी आएगा, इसमें भक्ति काल भी आएगा पीछे। और आधुनिक भारत के इतिहास ये जो है 1708 से 1947 तक चलेगा। इसमें मुगलों का पतन पढ़ेंगे हम। मुगलों का पतन आता है, यूरोपियों का आगमन, कैसे यूरोपी भारत में आते हैं और एक टाइम ऐसा आता है वो अपनी भारत पर अपना सत्ता स्थापित कर देते हैं। कंपनी के शासन की स्थापना पढ़ेंगे, कैसे कंपनी की शासन की स्थापना यहाँ पर भारत में होती है। 1857 क्रांति पढ़ेंगे, 1857 क्रांति कैसे होती है। गवर्नर जनरल पढ़ेंगे, वायसराय पढ़ेंगे, आंदोलन पढ़ेंगे, धार्मिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन और स्वतंत्रता से संबंधित आंदोलन यहाँ पढ़ेंगे हम। मुझे उम्मीद है समझ में आई होगी आपके। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि हम जो हैं इतिहास शुरू कर रहे हैं। आप वैसे बेहतर होंगे, बढ़िया होंगे दोस्तों। हमें आपका सपोर्ट चाहिए। कोई भी अगर पढ़ाने में समस्या हो रही हो हमें, तो हमें थोड़ा अपना सुझाव दें, बेहतर करें, जिससे कि देखिए, लिखित साक्ष्यों के आधार पर एक तो वर्गीकरण मैंने अध्ययन की दृष्टि से बता दिया। दूसरा सुने, लिखित साक्ष्यों के आधार पर या लिपि के आधार पर। लिपि के आधार पर, लिपि के आधार पर, आधार पर इतिहास का वर्गीकरण। लिपि के आधार पर, लिपि के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण, यानी इतिहास 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल लिपि के आधार पर या लिखित साक्ष्यों के आधार पर इतिहास जो है 3 प्रकार का होता है। प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं पहले को, दूसरे को आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, तीसरे को ऐतिहासिक काल बोलते हैं, ऐतिहासिक काल बोलते हैं। फ्रेंड्स, लिपि के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण 3 तरह का होता है, यानी वर्गीकरण मतलब इतिहास लिपि के आधार पर या लिखित साक्ष्यों के आधार पर 3 प्रकार का होता है। प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। इसमें क्या होता है, प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल है, ये ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें मानव जो है, जिस भी प्रारंभिक एज है मानव की, इस अवस्था में बहुत परिवर्तन आता है और मानव यहाँ तक पहुँचता है जब उसके पास हम जो हैं इतिहास को जान रहे हैं, इतिहास को हम जान रहे हैं। तो देखिए, इतिहास को जानने के लिए ये टाइम पीरियड जो ऐसा है जिसमें मानव ने लिखना नहीं सीखा था, यानी इस समय का हम प्रागैतिहासिक काल वह काल है जब जिस समय की हमें जानकारी लिखित रूप में नहीं मिलती है। मतलब इस समय की प्रागैतिहासिक काल वह काल है जब इसकी जानकारी हमें लिखित रूप में या लिखित साक्ष्य इसका नहीं है, लिखित साक्ष्य इसका नहीं है। प्रागैतिहासिक काल ऐसा है जिसका लिखित साक्ष्य नहीं है, लेकिन इस समय की जानकारी हमें किससे मिलती है, पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है, पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है। यानी इस समय ऐसा काल, ऐसा युग जब हमें लिखित साक्ष्य बिल्कुल नहीं मिले, सिर्फ खुदाई से पुरातत्व साक्ष्य हमें मिल रहे हों, तो हम कहेंगे प्रागैतिहासिक काल है वो। ये काल, ये टाइम पीरियड में कौन कौन आते हैं, इस टाइम पीरियड में पाषाण युग आता है। कौन सा आता है, पाषाण युग, पाषाण युग या पाषाण काल आता है इसमें, और ताम्र पाषाण काल आता है, ताम्र पाषाण काल आता है। ये जो है 5 लाख से, इसका टाइम पीरियड वही है, 5 लाख से शुरू होगा, 5 लाख से शुरू होगा और 3300 BC तक ये चलेगा। 3000 मान लो या 3300, कहीं कहीं अलग अलग मिलेगा, आप कंफ्यूज ना हो, ये बस सिर्फ अध्ययन के लिए है, ये पूछता कभी नहीं है एक टाइम पीरियड। आद्य ऐतिहासिक काल,
ऐसा काल जिसके पास लिखित साक्ष्य हैं, लिखित साक्ष्य हैं, लेकिन पढ़े नहीं जा सकते, पढ़े नहीं जा सकते, पढ़े नहीं जा सके। इस दौरान के इस युग में जो भी मानव रहे हैं उनके बारे में जानकारी हमें लिखित रूप में मिल तो रही है, लेकिन वो जो हैं पढ़े नहीं जा सक रहे हैं, पढ़े नहीं जा सके। और पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं, इस समय के पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं। ये तीनों हैं, मतलब ध्यान दें, मैं बाद में बता दूंगा। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य हैं लेकिन पढ़े नहीं जा सकते। पुरातात्विक साक्ष्य इसके हैं। इसका टाइम पीरियड कितना है, इसमें कौन कौन से सभ्यता आती हैं, तो देखिए इसमें आती है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें वैदिक सभ्यता भी आती है। कौन सी? वैदिक सभ्यता। और कांस्य युगीन सभ्यता भी आती है, कांस्य युगीन सभ्यता भी आती है। इसका टाइम पीरियड जो है 3200 BC से 600 BC के बीच है। इसका आद्य ऐतिहासिक काल का आपसे देखिए क्वेश्चन ही पूछता है, प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, ऐसा पूछ लेगा। तो मतलब ऐसा टाइम पीरियड, ऐसा युग जिसमें हमें लिखित साक्ष्य, तो मतलब जिसके लिखित साक्ष्य ना हो लेकिन सिर्फ क्या है पुरातात्विक साक्ष्य हो, उस टाइम पीरियड को हम क्या कहेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल कहेंगे। अब ऐसी ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल जो है इसमें मैंने पहले बता दिया है, ध्यान दें, वैदिक काल के बाद, वैदिक सभ्यता के बाद में, यानी मौर्य काल इसमें आएगा। मौर्य काल से और आंदोलन जो है मौर्य काल से पहले, आंदोलन से अब तक मतलब 1947 तक का जो पीरियड है, और अब तक भी मान लीजिए, अब तक ये कैसा काल है? ऐतिहासिक काल है। ये टाइम पीरियड जो है कैसा? ऐतिहासिक काल है। तो मुझे उम्मीद है समझ में आई होगी, दोबारा समझ लीजिए, रिपीट कर रहा हूँ बात को। लिपि के आधार पर या लिखित साक्ष्यों के आधार पर इतिहास 3 तरह का होता है, प्राग ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल वह काल है, वह समय है जब हमें मनुष्य के बारे में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। ऐसे कालखंड को या ऐसे पीरियड को हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल वह समय है जिसमें लिखित सामग्री या लिखित साक्ष्य तो मिल रहा है लेकिन वो पढ़ा नहीं जा सक रहा है। पुरातात्विक साक्ष्य भी है, ऐसे टाइम पीरियड को हम क्या कहेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल कहेंगे। ऐतिहासिक काल मानव का ऐसा इतिहास जिसमें लिखित सामग्री भी हो, यानी क्या हो? लिखित साक्ष्य भी हो, यहाँ लिखित साक्ष्य भी हो, और है लिखित साक्ष्य मिल रहा है यहाँ पे, और लिखित साक्ष्य है और पढ़ा भी जा रहा है। आपने पता होगा अशोक के जो अभिलेख हैं किसने पढ़े हैं? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े हैं, पढ़ा भी जा रहा है, और पुरातात्विक साक्ष्य भी है इसका, पुरातात्विक साक्ष्य भी है। तो ऐसा कालखंड जिसमें हमें लिखित साक्ष्य भी और लिखित साक्ष्य मिले और पढ़े भी जा सक रहे हों और पुरातात्विक साक्ष्य भी हों, तो ऐसे कालखंड को हम क्या कहेंगे? ऐतिहासिक काल कहेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपके समझ में आई होगी। इतिहास को कैसे जाना, अब बात आ रही है इतिहास को कैसे जाना जा सकता है, कैसे जाने इतिहास को। तो आगे चलें गाइज, आगे चलें। तो इसे करते हैं हम इरेज, उसके बाद हम आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद है आपके समझ में ज़रूर आ रही होगी। हमें आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है कि आज मैं इतना ही रहने दूं। कल से हम जो हैं आएंगे इतिहास को कैसे जाना जा सकता है, तो उसके लिए कुछ साधन की ज़रूरत होगी।
है भाई, यहाँ शुरू कर जाऊँ मैं। इतिहास जो है, इतिहास को पढ़ेंगे कल। इतिहास को यानी इसको कैसे जाना जा सकता है, कैसे जाना जानना जाना जा सकता है, देख लेना इसे। या कैसे जाने, या कैसे जाने। तो इसके लिए क्या है, कुछ स्रोत हैं, कुछ साधन हैं। इसके लिए है कुछ साधन की ज़रूरत होगी, कुछ क्या है, स्रोत की ज़रूरत होगी। तो हम जो हैं कल को जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इतिहास को जानने के स्रोत पढ़ेंगे। ठीक है, इतिहास को किन किन स्रोतों से जाना जा सकता है, कल को हम ये पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपके समझ में आई होगी। थोड़ा हमें अपना सहयोग प्रदान करें, और हमारी जो भी थोड़ी बहुत कोई त्रुटि हो रही हो एडजस्ट कर लें उसे। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, नमस्कार।